बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 453 मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरे देखते देखते मुहीन तौलिए में लिपटा सिमटा हुआ वो रेशमी सरापा उसी होशरुबा अंदाज में वॉशरूम में दाखिल हो गया जैसे कुछ देर पहले वहां से नमूदार हुआ था। ऐसा शहाबी तुलू गरूब मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पानी गिरने की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने बेसाख्ता वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा। पानी गिरने की आवाज वॉशरूम के अंदर से उभर रही थी। नीलगिरी ने वॉशरूम में दाखिल होते ही एक झटके से दरवाजा बंद कर दिया था। मैंने खुद अपनी आंखों से जाकर वॉशरूम के अंदर देखा था। वॉशरूम सूफिया के वजूद से खाली नजर आ रहा था। उसे यही जाहिर होता था इस पानी के गिरने का ताल्लुक नीलगिरी से है, लेकिन मुझे यकीन था ऐसा हरगिज नहीं होगा। नीलगिरी इसरार के एक मजमूए का नाम था। वो चलती फिरती हुसैन की जादू नगरी थी, जोबन का तिलिस्म। मुझे यकीन था इस मर्तबा जब वॉशरूम का दरवाजा खुलेगा तो वहां से सूफिया नमूदार होगी, और फिर ऐसा ही हुआ। पानी गिरने की आवाज अचानक रुक गई। चंद लम्हा तक वॉशरूम में खामोशी तारी रही। यूं लगा जैसे अंदर वाला शख्स लिबास पहन रहा हो। फिर इस खामोशी का दौरानिया खत्म हो गया और अगले ही लम्हे मैंने अपने यकीन को अमली सूरत इख्तियार करते हुए देखा। सूफिया ने वॉशरूम का दरवाजा खोला और बड़े नॉर्मल अंदाज में बाहर निकल आई। भैया टुक उसकी शक्ल देखता चला गया। ऐसे क्या देख रहे हो वैतान? सूफिया की आवाज ने मुझे चौंका दिया। कुछ नहीं, मैंने जल्दी से कहा। कुछ तो है, वो मेरे करीब आते हुए बोली। 15-20 मिनट पहले जब मैं शावर लेने के लिए वॉशरूम में गई तो तुम बेखबर सो रहे थे, और अब? उसने जुमला अधूरा छोड़ा और मेरी आंखों में देखते हुए परेशान लहजे में बोली। यूं महसूस होता है जैसे तुम आइंस्टाइन से भी बड़ा कोई कारनामा अंजाम देने के लिए फिक्रमंद हो। क्या कोई डरावना ख्वाब देख लिया है? हाँ सूफिया, फरार का रास्ता नजर आते ही मैंने दौड़ लगा दी। तुमने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया है। वाकई में एक दहशतनाक ख्वाब से बेतार हुआ हूँ। वो मेरे चेहरे का गहरी नजर से जायजा लेते हुए बोली, जाओ शावर लेकर अपने ज़हन को फ्रेश कर लो। मुझे यकीन है रात को सोते वक्त तुम सलमान और बैगन से मुतल्लिक कोई खतरनाक प्लानिंग करते रहे हो। तुम्हारे ये दहशतनाक ख्वाब उसी प्लानिंग का अक्स हो सकता है। मैं किसी बहस में पढ़ने की बजाय वॉशरूम में घुस गया। सूफिया बाहर रह गई, लेकिन उसकी एक बात मेरे ज़हन से चिपक कर वॉशरूम के अंदर चली आई। उसने कहा था 15-20 मिनट पहले वो मुझे सोता छोड़कर शावर की गर्ज से वॉशरूम में दाखिल हुई थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक नीलगिरी ने कम से कम आधा घंटा होटल के इस कमरे में सनसनीखेज गुफ्तगू में मसरूफ रहकर गुजारा था। जब सूफिया ने 15-20 मिनट का जिक्र किया तो बेसाख्ता मैंने दीवार गिर कलाक की जानिब निगाह उठाई। कलाक 8:20 का वक्त बता रहा था। इसका मतलब है सूफिया ने ठीक 8 बजे बिस्तर छोड़ दिया होगा। 8 बजे रब्बी मोशी हाइमन अपने सेक्रेटरी खर्शल खन्नान के साथ यूनिवर्सिटी से निकला था। मैं उस वक्त चूंकि आंखें बंद किए रब्बी के माहौल में मौजूद था, लिहाजा सूफिया ने मुझे बेखबर सोता हुआ तस्वुर कर लिया। फिर जब रब्बी एंड कंपनी डेड सी यानी बहरे मुर्दार के करीब पहुंचे तो लगभग 8:20 का वक्त था, और उसी वक्त सूफिया की दिल खराज चीख ने मुझे थर्ड आई का शटर गिराने पर मजबूर कर दिया था। मैंने दोनों ज़ाहिरी आंखें खोलकर कमरे में उसे बड़ी तशवीश से तलाश किया, और एक आध मिनट के बाद सूफिया की बजाय नीलगिरी बड़े तमतराक के साथ वॉशरूम से बरामद हुई थी। अगर वो ठीक 8:20 पर मेरी निगाह में आई तो फिर वो आधा घंटा कहाँ चला गया जिसमें उसने मुझसे होश रुबा आजमाइशी मीटिंग की थी, क्योंकि उसके जाने के बाद जब सूफिया शावर लेकर निकली तो दीवार गिर कलाक 8:20 का वक्त बता रहा था। इसका मतलब था नीलगिरी ने कायनात के कोटे में से आधा घंटा वक्त चुरा कर मुझसे मुलाकात की थी। इस ख्याल ने मेरे अंदर एक सनसनाहट सी दौड़ा दी और मैं शावर लेने के दौरान में मुसलसल उसी के बारे में सोचने लगा और फिर सोचता ही चला गया। नीलगिरी का एक बहुत ही मुख्तलिफ और अनोखा अंदाज सामने आया था। मैं उस पर जितना भी हैरान होता कम था, बल्कि मेरा ख्याल है मैं हैरान से ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसने एक अजीबो गरीब धमकी नुमा चैलेंज करके मुझे गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया था। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि थोड़ी देर पहले मैं उसी नीलगिरी से मिला हूं जो क्रिस्टल के टूटे हुए मुजस्मे की सूरत में पहली मर्तबा मुझे रत्ना पार खटमंडू में दिखाई दी थी। वो तो एक दूसरी ही नोयत की नीलगिरी थी, सहमी सिमटी हुई, बेबस और लाचार। मैंने स्कॉच टेप की मदद से उस क्रिस्टल के मुजस्मे को बड़ी मेहनत के बाद जोड़ दिया था। इस काम के लिए नीलगिरी मेरी एहसानमान थी। जब अब मैं थोड़ी बहुत बेतकल्फी पैदा हुई तो उसने मुझे अपने मसायब और मजबूरियों से आगाह कर दिया। गौतम बुश नामी एक योगी मखसूस जाप करके उसको अपनी तहवील में लेना चाहता था, और नीलगिरी इसी बात से खौफजदा थी क्योंकि गौतम बुश मनफी सोच रखने वाला एक बदउनवान योगी था। नीलगिरी अपनी आजादी से महरूम होकर गौतम बुश के हाथों खिलौना बनने को कतन तैयार न थी। वो बदे बातन और खबीस योगी नीलगिरी की पुरस्रार शक्तियों पर काबिज होकर पता नहीं कौन कौन से फितने गढ़ता। इसीलिए नीलगिरी ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं गौतम बुश को उस खतरनाक जाप की तकमील से रोक दूं, और मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर ये मुश्किल काम भी कर डाला। गौतम बुश के इबरतनाक अंजाम के बाद नीलगिरी के लिए कोई खतरा नहीं रहा था। मेरे इसी कारनामे से मुतासर होकर उसने ख्वाहिश जाहिर की कि अगर मैं उसका बताया हुआ एक मखसूस जाप मुकम्मल कर लूं तो वो मेरे कब्जे में आ जाएगी।
उसकी आरज़ू थी कनीज बनकर सारी उम्र मेरे कदमों में गुजार दे। एक मुसलमान होने के नाते में जाब जैसी किसी खराफात में नहीं पड़ सकता था और ना ही मुझे कनीज या गुलामान पालने का कोई शौक था। नीलकरी हुस्न खूबसूरती का मुरक्का थी, उस पर उसकी पुरिसरार शक्तियां सोने पर सुहागा का असर रखती थी। मैं उससे अच्छे और जानिसार 200 वाले मरासम तो रख सकता था, लेकिन उसकी ख्वाहिश को पूरा करना मेरे बस की बात ना थी। वो अपनी जिद पर डटी रही। इसी तरह हमारे दरमियान फासला कम होने की बजाय बढ़ता चला गया। ये ठीक है, साहिल और मेरी तन्हाई में आने वाली दीगर औरतों के हवाले से वो मुझे पहले 20 किस्म की धमकी दे चुकी थी, जैसे खतरनाक अजाइम का इजहार उसने आज किया था। इस वक्त मैंने नीलकरी की इस दावे को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी, लेकिन अब सूरत खासी संगीन नजर आ रही थी। ये बात वो पहले भी ढके छुपे अल्फाज में मुझे जिता चुकी थी कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बनाकर रखना चाहती है। वो किसी दूसरी औरत को मेरी कुर्बत से फैज़याब होते हुए नहीं देख सकती। फिर जब वो इस पेशगोई के बाद अचानक गायब हो गई, मुझे अपने पास आने पर मजबूर कर देगी, तो मैं यही समझा कि वो मुझसे मायूस हो गई है, चुनाचे आइंदा मेरी तरफ का रुख नहीं करेगी। बाद मैं सनसनीखेज हालात के चक्कर फेरियों में इस तरह उलझा कि नीलकरी के बारे में सोचने का मौका ना मिल सका। जब न्यूयॉर्क में उसने खुफिया एंट्री देना शुरू की तो मैं चौंका। उसके बाद से वो गाये बगाए उसी खुफिया और पुरिसरार अंदाज में मेरे माहौल में आती जाती रही और अब वो बनफ़्से नफीस एक रंगीन और संगीन मुआहदा करने मेरे पास चली आई थी। आज की मुलाकात में उसने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कह दिया था कि वो मुझे चाहती है। मेरे उसूल की तमन्ना में वो किसी भी हद तक जा सकती है। अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए उसने बड़ा खतरनाक रास्ता निकाला था। ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था वो अपनी आरज़ू में कामयाबी हासिल कर पाती है या नहीं। बहरहाल मैंने उसकी एक एक अदा और अंदाज में बगावत को झलकते हुए देखा था। मेरे उसूल की शिद्दत ने उसकी सोच को मनफी राह पर डाल दिया था। उसके ख्यालात को माकूल और सेहतमंद करार नहीं दिया जा सकता था। वह जो कुछ भी करने जा रही थी अपनी दानिश में उसे अपना हक समझती थी, लेकिन हकीकत ये थी कि वो किसी दूसरे का हक छीनने की मंसूबा साजी में मसरूफ थी। इन नामुराद और नासूदा लम्हात में शायद वो इस फलसफे की हामी बन गई थी कि मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। नीलकरी की मुस्बत और मनफी सोचों के साथ उलझते हुए मैंने एक भरपूर शावर लिया और ठीक 9 बजे वॉशरूम से बाहर निकल आया। इस शावर ने ज़हन के गुबार को बड़ी हद तक धोकर मेरी सोच को फ्रेश और बदन को तरोताजा कर दिया। थोड़ी देर बाद हम तैयार होकर कमरे से निकल आए। इस तैयारी में मेरे चेहरे को खास अहमियत हासिल थी। मैं इस वक्त मिस्री बाशिंदे यूसुफुल ज़ाहिरी की आईडी इस्तेमाल कर रहा था, लिहाजा चेहरे की कंटिन्यूटी का ख्याल रखना जरूरी था। तो खुद भी मेकअप के हवाले से वसी मालूमात रखता था और सूफिया भी इस सिलसिले में एक मशाक मुआवन का किरदार अदा करने के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। नीचे आने के लिए हम लिफ्ट में सवार हुए तो सूफिया ने पूछा, नाश्ता इसी होटल के रेस्टोरेंट में किया जाए या बाहर जाने का इरादा है? एक लम्हे के तवक्कुफ से वो इजाफा करते हुए बोली, मुझे तो ठीक ठाक भूख लग रही है। मैंने कहा, बाहर चलना ज्यादा मुनासिब रहेगा, जरा आउटिंग भी हो जाएगी। ठीक है, वो ताइदी अंदाज में बोली, लेकिन किसी करीबी रेस्टोरेंट का रुख करो, मुझे भूख। ज़ाइन गेट रेस्टोरेंट के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कते कलामी करते हुए कहा। उसने जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाई। नेक ख्याल है, ज़ाइन गेट की क्वालिटी और जायके को हम पहले भी चेक कर चुके हैं और ये रेस्टोरेंट हमारे होटल से ज्यादा दूर भी नहीं है। इत्तफाक़ राय के बाद हमने ज़ाइन गेट रेस्टोरेंट का रुख किया। ज़ाइन गेट हिनूरा स्ट्रीट पर वाक़ था। गुज़िश्ता रात हमने उसी रेस्टोरेंट में डिनर किया था। वहां के खानों को हमने खुश जायका और साफ सुथरा पाया था। एक सेहतमंद और सेहत बख्श नाश्ता सर्व किया गया तो सूफिया ने छुरी कांटे का इस्तेमाल करते हुए सरसरी अंदाज में कहा, चुप चुप क्यों हो? हाँ कुछ नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने चौंक कर उसे देखा। वो मेरी तरफ देखे बगैर बोली, अगर ऐसी बात नहीं है यानी तुम चुप नहीं हो तो इसका ये मतलब है कि तुम खलक के बल चिल्ला रहे हो और अपने शोर से तुमने ये रेस्टोरेंट सर पर उठा रखा है। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? वो अल्फाज पर जोर देते हुए बोली। मैं समझ गया वो संजीदा शरारत के मूड में है। अगर मैंने उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया तो वो बात में से बात निकालकर यूं ही मेरा नाटका बंद किए रखेगी। वैसे उसका अंदाज कुछ गलत भी नहीं था। मैं कदरे खामोश और चुप चुप तो था और मेरी यह कैफियत नीलकरी से होने वाली होशरुबा और तोबा शिकन मुलाकात के सबब थी। मैं लाशऊरी तौर पर शायद उसी के और उसकी धमकी के बारे में सोच रहा था, लेकिन जाहिर है सूफिया को मैं नीलकरी का किस्सा तो नहीं सुना सकता था। ज्यादा उकताए हुए लहजे में कहा, हो सकता है तुमने ऐसा महसूस किया हो, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। शायद नींद पूरी ना होने के सबब मैं कुछ डल सा हो गया हूँ। बहरहाल नाश्ते के बाद सब ठीक हो जाएगा। एक बात तो बताओ। वो हाथ रोककर बराह रास्त मेरी आंखों में झांकने लगी। ताहम आवाज इतनी धीमी थी जो हमारे सिवा किसी और की समाज तक रसाई हासिल ना कर सकती थी। मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, कौन सी बात? तुम कभी लाजवाब भी हुए हो? उसने इस्तफसार किया। हाँ क्यों नहीं, हुस्न और हुनर के सामने मुझे लाजवाब होने में बड़ा मजा आता है। मैंने जवाब दिया। वो बोली, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं हसीन और ना ही हुनरमंद?
हरगिज नहीं, मैंने नफी में गर्दन हिलाई। तुम बिलाशुबा एक हसीनो, जमील और हुनरमंद लड़की हो। अगर ये बात तस्लीम करते हो तो फिर मैं यही कहूंगी कि तुम हुस्न और हुनर के सामने भी लाजवाब नहीं होते। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, बल्कि अपनी लाजवाबी को तुम अपनी तौहीन समझते हो। क्या कह रही हो? मैं उलझ कर रह गया। क्या तुमने मुझे लाजवाब करने की कोशिश की थी? तो और क्या कर रही हूँ? वो सट पटाए हुए अंदाज में बोली। मैंने बदसूर उलझन ज़दा अंदाज में कहा, मैं अभी नहीं समझा तुम कहना क्या चाह रही हो। वो चंद लम्हा तक टटोलती हुई निगाह से मेरे दिल का हाल जानने की कोशिश करती रही, फिर दोबारा छुरी कांटे के साथ मसरूफ होते हुए धीमे लहजे में बताने लगी, मैं जब नहा धोकर वॉशरूम से निकली थी तो तुम्हें शदीद उलझन में खड़े हुए देखा था। मैंने जब इस उलझन का सबब दरियाफ्त किया तो तुमने बताया कि कोई डरावना ख्वाब देकर उठे हो। अभी नाश्ता करते हुए मुझे एक शरारत सूझी और मैंने एक मंसूबे के तहत तुमसे पूछ लिया, चुप चुप क्यों हो? वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुकी, फिर इजाफा करते हुए बोली, मुझे 101% यकीन था तुम कहोगे ये उसी डरावने ख्वाब का असर है, लेकिन तुमने मेरे मंसूबे की ऐसी तैसी करके रख दी है। अगर तुम मेरे हस्बे तवक्को जवाब देते तो मैं इस डरावने ख्वाब की तफसील पूछती। इस तरह मुझे तुम्हें लाजवाब करने का मौका मिल जाता। सूफिया, तुम किस्तों में बात करके ख्वाह मुख्वाह सस्पेंस पैदा करने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैंने बेजारी से कहा। इस तफसील से मेरे लाजवाब होने का क्या ताल्लुक है? वो बड़े रसान से बोली, मुझे ये उम्मीद थी कि डरावने ख्वाब के ज़ैल में तुम कहते खौफनाक सूरत वाले खबीस छिपकले को देखकर तुम पर ऐसी वहशत तारी हुई कि तुम खड़ बढ़ा कर उठ बैठे। उसी लम्हे में तुम्हें याद दिलाती कि तुमने मुझसे वादा किया था आइंदा कभी तुम्हारी जबान पर किसी छिपकले का नाम नहीं आएगा, और ना क्रोकोडाइल का, और ना ही एलिगेटर का। बताओ मेरी इस बात से तुम लाजवाब होते कि नहीं? सख्त अहमक है वो शख्स जो ये दावा करे कि वो औरत को समझ गया है। सदियों से औरत एक पहेली है और पता नहीं कब तक ये पहेली ही रहेगी। इसको बूझने में तवानाई सर्व करने की बजाय इसकी कदर करना चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ में आ सकती है तो फिर पहेली क्यों होती? ये पहेली है तो फिर समझ में क्यों कर आ सकती है? भैया टुक सूफिया के चेहरे को देखता चला गया। उसके हुस्न और खूबसूरती में कोई कलाम नहीं था। रोनाई और दिल रुबाई भी किसी तारीफ या तारुफ की मोहताज नहीं होती। वो खुद अपना इंटरव्यू थी। मैं जानता था वो एक दिलकश और दिलचस्प पहेली है जिसे समझना मुमकिन नहीं है, लिहाजा मैंने ऐसी कोशिश भी नहीं की। हालांकि उसने मुझे लाजवाब करने के लिए मशरक मगरब शुमाल और जुनूब से ढूंढ ढूंढ कर कोड़ियां जमा की थी, और इस मकसद के लिए इतना पेचीदा तरीकाकार इख्तियार किया कि मैं जवाब में कम अज कम 100 उल्टे सीधे इस्तफसारात पर मुश्तमिल एक तवील सवाल नामा उसकी खिदमत में पेश कर सकता था। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना कहा, सूफिया तुम तो इतनी स्मार्ट और डैशिंग हो कि अगर मुझे हल्का सा इशारा भी कर देती तो मैं उसी लम्हे लाजवाब हो जाता। ऐसे मामूली से काम के लिए तुमने ख्वाह मुख्वाह इतनी ज्यादा से नहीं मुशक्कत की है। वो भी यकीनी से मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम इतने सीधे नजर तो नहीं आते। उसकी इस्तफसार में खास नोयत की सनसनाहट झलकती थी, लहजा भी खासा सनसनीखेज था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, कभी आजमा कर देख लेना। जरूर आजमाऊंगी, वो बदस्तूर मेरी आंखों में डूबते हुए बोली। सूफिया के इस जुमले ने मेरे रगो पै में एक इज़्तिराब सा भर दिया। उसने कुछ ऐसे अंदाज में ये जुमला अदा किया था जैसे मुझे कोई बहुत बड़ा चैलेंज कर रही हो। मैं सूफिया की बात पर गौर कर ही रहा था कि सोच के किसी खुले दरीचे से नीलगिरी वार्द होगी। उसके तसव्वुर के साथ ही मैंने अपने वजूद में एक सर्द लहर को गुजरते हुए महसूस किया। सबसे पहला ख्याल ज़हन में यही उभरा कि कहीं नीलगिरी इस वक्त सूफिया के अंदर मौजूद तो नहीं है। यह ख्याल एक खतरनाक और सनसनीखेज सवाल था। मैं एक लम्हे के लिए तशवीश में मुब्तला हो गया। इस तशवीश में गहरी फिक्रमंदी शामिल थी, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपने एहसासात पर काबू पा लिया। अगर नीलगिरी सूफिया के अंदर मौजूद भी थी तो मुझे किसी खदशे या अंदेशे में पड़ने की कतन कोई जरूरत ना थी। मेरे और सूफिया के दरमियान एक बेस हाइल थी। इसके अलावा जाइन गेट रेस्टोरेंट में इस वक्त हमारे अलावा भी 8-10 अफराद मौजूद थे। नीलगिरी ने अपनी वारदात के लिए तन्हाई और कुर्बत का जो मयार कायम कर दिया था वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं देता था। ज्यादा नीलगिरी का खतरा इस वक्त मुझ पर लागू नहीं होता था। उसने बड़े वादे अल्फाज में कहा था, आज के बाद जो भी औरत तुम्हारी तन्हाई में पहुंचकर उसूल और वसूल की हुदूद को छुएगी उसके अंदर तुम मुझे पाओगे, मुझे नीलगिरी को। इसी सोच के साथ ही मैं गहरी निगाह से सूफिया को घूरता चला गया और जल्दी मुझे एहसास हो गया नीलगिरी के हवाले से मेरा शक बेबुनियाद था। वो यहाँ आसपास कहीं मौजूद नहीं थी। इस एहसास से मुझे खासी तकवीयत महसूस हुई और ये भी पता चला कि नीलगिरी की खौफनाक धमकी के नतीजे में मेरे असाब पर अच्छा खासा दबाव है, वरना सूफिया की मानी खेजी के नतीजे में मेरा ध्यान फौरन नीलगिरी की तरफ ना जाता। इस असाबी दबाव से छुटकारा हासिल करने के लिए योगा की मशकें बहुत जरूरी थी, खुसूसन सांस की मशक, और वो भी प्राणायाम। पिछले कुछ दिनों से चीफ लामा की हिदायत के मुताबिक सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन इसराइल में दाखिल होने के बाद मेरी ज़ाहिरी और बातनी तीनों आंखें इस कदर मसरूफ थी कि मैं खातिर ख्वाह सांस की मशक नहीं कर पाया था। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? सूफिया की आवाज ने मुझे ख्यालात से चौंका दिया। सच बोलना यानी नीलगिरी का जिक्र करना सवालों जवाब के एक कुशादा दर खोलने के मुतरादिफ होता, लिहाजा मैंने उसे घुमा दिया।
मैं घूर नहीं रहा सूफिया, बल्कि गौर कर रहा हूँ। इस बात पर गौर कर रहा हूँ कि अगर तुम इसी रफ्तार से नाश्ता करती रही तो फिर रेस्टोरेंट का बिल अदा करने के लिए मुझे वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना पड़ेगा। लगता है तुम रेस्टोरेंट का किचन साफ किए बगैर यहाँ से नहीं उठोगी। इधर मेरी बात खत्म हुई, उधर सूफिया के गले में खाना फंस गया। वो बुरी तरह खांसने लगी। मैंने पानी का गिलास पेश किया। चंद लम्हात के बाद उसकी खांसी खत्म हो गई और वो बोलने के काबिल हुई तो बोली, अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए सूफिया। वहीदान वो मीठी नाराजगी से बोली, तुम्हारी जबान बड़ी काली है। मैंने मानी शेर लहजे में कहा, मेरी नजर खराब और जबान काली है। नजर लगी तो सांस की नाली में खाना फंस गया, अगर गलती से जबान लग गई तो क्या होगा। उसने मुझे ऐसी पुरमानी निगाह से देखा जैसे बाज़बाने खामोशी कह रही हो, इन तिलों में तेल कहाँ। अगली लम्हे कंधे उचकाकर उसने बॉडी लैंग्वेज से ये जवाब दिया, आई डोंट केयर, इट डज नॉट मैटर। थोड़ी देर बाद हम रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। वो दिन मैंने घूम फिर कर तिल अवीव देखने के लिए मुख्तस कर दिया। साहिल को रब्बी मुशी आयमन की कस्टडी से निकालने का मंसूबा मेरे जहन में पक कर पूरी तरह तैयार हो चुका था। इस सिलसिले में मुझे कुछ तैयारी करना थी। मैंने सूफिया को सलमान और बैगन के बारे में तफसीलन बता दिया था। बिहाई गार्डन अपार्टमेंट्स में वाक़े अपार्टमेंट नंबर 27C मुझे चंद घंटों के लिए अपने खास मकसद के लिए इस्तेमाल करना था। मैं साहिल को आजाद करवाने के बाद सीधा उस अपार्टमेंट पर ले आता। ये रात 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे के दरमियान कोई से भी चंद घंटे हो सकते थे, क्योंकि इसी दौरान में वो अपार्टमेंट बिल्कुल खाली रहता था। मज़कूरा अपार्टमेंट पर साहिल को मेकअप की जदीद हुनरमंदी से सूफिया बना दिया जाता। फिर हमारे रास्ते जुदा होते। सूफिया अपने बड़े हिराल्ड थॉमस की हिदायत पर अमल करती और मैं साहिल के साथ यरूशलेम का रुख करता, जो इस वक्त सूफिया के रूम में होती। गुज़िश्ता रात हमने बिहाई गार्डन अपार्टमेंट का एक दौरा किया था और वहाँ के बारे में हमें अच्छी खासी मालूमात हासिल हो गई थी। अपनी इन्हीं मालूमात को बढ़ाने की खातिर हम एक मरतबा फिर शालूम स्ट्रीट पर वाक़े मज़कूरा अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंचे। इस बार तो हम एक साथ नहीं थे, बल्कि हमने अपनी आमद में 5 मिनट का वक्फा रखा था, ताकि दिन वाली रिसेप्शनिस्ट रोसलीन को यह पता ना चल सके कि हम किसी खास मिशन पर काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में इस तरफ आते हुए मैंने सूफिया को खुसूसी हिदायत दी थी। बिहाई गार्डन अपार्टमेंट्स बिल्डिंग एक रिहायशी मंसूबा था। 10 मंजिला ये अजीमुशान इमारत खासे लंबे चौड़े रकबे पर फैली हुई थी, जिसमें हर मंजिल पर 9 अपार्टमेंट्स वाक़े थे, जिनमें छोटे बड़े हर कैटेगरी के अपार्टमेंट्स शामिल थे। इस तरह 10 मंजिलों में कुल 90 अपार्टमेंट्स थे। मंजिल की शिनाख्त अंग्रेजी उरूफ तहज्जी से की गई थी, यानी पहली मंजिल के लिए ए इस्तेमाल होता था और 10वीं मंजिल के लिए जय। इस तरतीब के तहत सलमान और बैगन का अपार्टमेंट 27C दरअसल तीसरी मंजिल का आखिरी अपार्टमेंट था। 28C नंबर से चौथी मंजिल यानी डी शुरू होती थी। इमारत में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने के लिए तेज रफ्तार 4 लिफ्ट्स 24 घंटे खिदमत के लिए तैयार रहती थी। तिल अवीव को जदीद मगरबी तर्ज पर आबाद करने की पूरी कोशिश की गई, लिहाजा जहाँ भी जो खुदकार निजाम नस्ब किया गया था वो इंतहाई तसल्ली बख्श हालत में काम करता दिखाई देता था। मेरी मालूमात के मुताबिक वो चारों लिफ्ट्स भी कभी किसी रिहायशी को खराब नहीं मिलती थी, या अगर वो कभी किसी मौसमी बीमारी में मुब्तला हो जाती तो डॉक्टर फौरन उन्हें अटेंड करके भला चंगा कर देता था। मैंने अपने मकसद की तकमील के लिए उस बिल्डिंग का इंतखाब एक खास वजह से किया था। वो इतनी आबाद और बड़ी पूरी रिहायशी इमारत थी कि भूल कर भी किसी का ध्यान उस तरफ नहीं जा सकता था कि कोई इस इमारत का एक अपार्टमेंट इतने हसास और खतरनाक काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे कामों के लिए उमूमन अलग थलग और वीरान ठिकाने तलाश किए जाते हैं। ज्यादा भीड़ भाड़ और आबादी वाले इलाकों से दूर रहने की कोशिश की जाती है। इन मजबूत बुनियादों पर वो इमारत मेरे मिशन की कामयाबी के लिए इंतहाई मौजू और महफूज थी, खास तौर पर इस हवाले से भी कि रात 8 से सुबह 3 बजे तक अपार्टमेंट नंबर 27C खाली और लाक रहता था। चुनाचे इस पीरियड के दौरान में किसी मुदाखलत का अंदेशा भी नहीं था, अगर कोई नागहानी उफ्तार ना टूट पड़ती। मैं बड़े इत्मीनान से चलते हुए रिसेप्शन पर पहुंच गया। एहतियातन मैंने अपनी आंखों पर सन ग्लासेस लगा लिए थे। इस चश्मे के स्याह शीशों के अकब में मेरी आंखें पोशीदा हो गई थी। मैंने रिसेप्शन की तरफ एक बेबाक दावती मुस्कुराहट उछाली और उसके पीछे दीवार पर अवेदा बोर्ड की तरफ देखते हुए कहा। मैंने बड़ी होशियारी से यह चाल चली थी। इस जुमले का मतलब था, मैं चौथी मंजिल के अपार्टमेंट नंबर 34 में जाना चाहता हूँ। दीवार पर अवेदा बोर्ड पर D34 के आगे लिखे किसी मरिंडा डेविड का नाम भी मैंने पढ़ लिया था। रोसलीन बड़े दिलकश अंदाज में मुस्कुराई। नाम की तरह उसकी शख्सियत और सरापा भी बड़ा रोसलीना यानी रसीला था। उसने ताबून अमेज लहजे में कहा, ना D34 बट 34D ओके। उसने बड़े शरीक अंदाज में मेरी तस्दीक की तो मैंने जल्दी से कहा, थैंक यू, आई मीन इट, मैं मरिंडा डेविड से मिलने आया हूँ। उसने मेरा नाम दरियाफ्त किया। मैंने माइकल बताया। उसने इंटरकॉम का इस्तेमाल किया और मुझे ऊपर जाने की इजाजत दे दी। इस इजाजत में इत्तफाक और मेरे एतमाद का बराबर का हाथ था। मैंने रोसलीन को उसके नाम से भी पुकारा, जिससे अजनबियत काफूर हो गई थी। वैसे भी जिनसे मुखालिफ से अगर नरमी और शाइस्तगी से बात की जाए तो आधा काम वैसे ही हो जाता है।
सूफिया मुझसे 5 मिनट पहले बिल्डिंग में दाखिल हुई थी, उसे भी इसी तरीके कार पर अमल करके ऊपर जाना था। वो जब रिसेप्शन और लॉबी में मुझे कहीं नजर ना आई तो मैंने समझ लिया मेरी तरह वो भी अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। मैं बाइसिकल लिफ्ट्स की जानिब बढ़ गया। हमारे दरमियान ये तय था कि हम फर्दन फर्दन तीसरी मंजिल पर पहुंचेंगे, फिर एक साथ हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद मैं सी मंजिल पर था। जब मैं एक लिफ्ट से बरामद हुआ तो दूसरी तरफ लिफ्ट के सामने सूफिया को ऐसे खड़े पाया जैसे वो लिफ्ट का इंतजार कर रही हो। हम दोनों की निगाहें चार हुई तो हम धीरे से मुस्कुराए, फिर एक तरफ चल दिए। सूफिया ने मुझे बताया कि उसने अपना नाम रोजमीन बताया था और वो इस इमारत के रिहायशी खालून मेलकम से मिलने आई थी। इस वक्त ब्याई गार्डन अपार्टमेंट्स का दौरा करने के मेरे 2 मकासद थे। नंबर 1, मैं इस इमारत को अपनी ज़ाहिरी आंखों से अच्छी तरह देखना चाहता था। खुसूसन तीसरी मंजिल यानी सी को 27 सी को मैंने बातनी आंख की मदद से अच्छी तरह अंदर से देख और ज़हन नशीन कर लिया था। बाहर से इसके महल्ले वकूअ को जांचना बाकी था। नंबर 2, रिसेप्शन वाली दीवार पर आवेजा बोर्ड पर लिखे नामों से हमें मजीद 2 नामों का इंतखाब करना था ताकि आइंदा इन्हें काम में लाया जा सके। हमने आइंदा 15-20 मिनट में ये दोनों काम बखैरो खूबी अंजाम दे लिए। मैंने 84J में रहने वाली सेंड्रा रोज को अपने ज़हन में सर्कल किया और सूफिया ने 49F के रिहायशी सैमुअल डिकिंस को अपनी यादाश्त में महफूज कर लिया। फिर हम 10 मिनट का तवक्कुफ करके बिहाई गार्डन अपार्टमेंट्स बिल्डिंग से बाहर निकल आए। रुखसत के वक्त मैं खूबरू रोसलीन को पुरजोश बाय बाय करना नहीं भूला था। बिहाई गार्डन अपार्टमेंट से वो बंगला ज्यादा दूर नहीं था जहाँ मेरी साहिल को एक आरामदेह और पूरा आसाइश कफ्स में रखा गया था। मैं सूफिया के साथ पैदल उसी समत चल पड़ा। रास्ते में मैंने सूफिया को साहिल और रब्बी मोशी खाइमन के बारे में कुछ और मुफीद और जरूरी मालूमात भी फराहम की। उसके साथ ही मैंने उसे यह भी बताया कि आज रात मैं इसे फाइनल मंसूबे से आगाह करूंगा। हम टहलने वाले अंदाज में शालूम स्ट्रीट से निकलकर हरमन स्ट्रीट पर आए, फिर आगे बढ़ते हुए शेरून स्ट्रीट में दाखिल हो गए। इस स्ट्रीट ने बिलाकर हमें उस पोश रिहायशी इलाके में पहुंचा दिया जहां वो बंगला वाक़ था जिस पर मुझे दावा बोलना था। इस वक्त दोपहर होने को चली थी। दुनिया के दीगर पोश इलाकों की मानिंद वहां भी खामोशी और सन्नाटे का राज था। वहां के मकीन माहौल से बेखबर सिर्फ और सिर्फ अपने कामों से वास्ता रखते थे। हम लगभग आधे घंटे तक उस इलाके की मुख्तलिफ गलियों में बड़े नॉर्मल अंदाज में मटर गश्त करते रहे। मैंने साहिल वाले बंगले को चारों जानिब से घूम फिर कर देखा। इस बंगले का अंदरूनी माहौल मेरी तीसरी आंख को असबर था। बाहर का महल्ले वकूर गिरदो पेश की ऊंच नीच को जाहिर दोनों आंखों ने अपने हाफजे में महफूज कर लिया। पूरी तसल्ली के बाद हम उस इलाके से निकल आए। इस बंगले में दाखिल होने की बाकी प्लानिंग मुझे थर्ड आई के तवस से करना थी। ठीक 2 बजे दोपहर हम रमात राफील स्ट्रीट से गुजर रहे थे। वो दिन तेल अवीव की सैरो तफरी के लिए मखसूस था, इसलिए मकसद और बिला मकसद हम इधर से उधर घूमते फिर रहे थे। रमात राफील स्ट्रीट में हमें एक रेस्टोरेंट पसंद आ गया। हमने टैक्सी बस के अलावा अच्छा खासा पैदल सफर भी तय किया था। नाश्ता की अब लगभग 4 घंटे गुजर गए थे, ज्यादा हम दोनों भूख महसूस कर रहे थे। हम शीबा हैब्रून नामी इस रेस्टोरेंट में जा बैठे। शीबा हैब्रून कोई जाइन गेट के पास का रेस्टोरेंट तो नहीं था, मगर फिर भी उसके खानों का म्यार काफी अच्छा था। हमें वहाँ क्वालिटी और जायका दोनों ही मिल गए। हमने वहाँ कमोबेश 1 घंटा गुजारा। इसी दौरान में हमने लंच के साथ अच्छा खासा रेस्ट भी कर लिया था। 3 बजे के करीब हम शीबा हैब्रून से निकले और दोबारा तिल अवीव की सैर का सिलसिला शुरू कर दिया। शाम के वक्त हम रमात रैशून की तरफ निकल गए। रमात रैशून का इलाका ज्यादातर शॉपिंग एरिया पर मुश्तमिल है। यहीं पर एक बहुत बड़ी सुपर मार्केट में जाने का इत्तफाक हुआ। इस सुपर मार्केट का नाम हैब्रो था। यहाँ पर एक ही जगह रोजेमर्रा की जरूरियात की तमाम अशिया दस्तयाब थी। मैंने हैब्रो से अपने मतलब की अच्छी खासी खरीदारी कर डाली, जिसमें टार्च, नायलून की मजबूत रस्सी, काकरोच स्प्रे, चंद बिजली के कम वजनी आलात, एक खूबसूरत खंजर जिसका फल 2 धारी और 6 इंच लंबा था। दस्ते की लंबाई कमोबेश 4 इंच थी। यह खंजर अपने खुशनुमा कवर के साथ था। एक शोल्डर बैग जिसे बवक्ते जरूरत हैंड बैग भी बनाया जा सकता था, और इसी नोयत की मजीद चंद छोटी मोटी एशिया। इन तमाम चीजों को बैग में भरने के बाद हम एक केमिस्ट के पास पहुंच गए। शाउल कैफर नामी ये स्टोर खासा बड़ा था। वो यूं महसूस होता था वहां दुनिया की हर दवा और केमिकल दस्तयाब होगा। मैंने एक सेल्समैन से कहा, मुझे चूहे मार दवा चाहिए, लेकिन वो ऐसी जुद्दा सर हो कि चंद सेकंड में चूहे का काम तमाम कर दे। मैं इन खबीसों से सख्त परेशान हूँ। मैंने सुन रखा था मिस्र में किंग साइज चूहे पाए जाते हैं और उनका साइज कमोबेश बिल्ली के बच्चे के बराबर होता है, और बाज़ तो नौजवान बिल्ली के बराबर भी जिसामत रखते हैं। और उन जसीम चूहों के खौफ से माएँ अपने नौजायद और शीरख्वार बच्चों को घर में अकेला नहीं छोड़ती थी, वरना बच्चे के अगवा या कम अज कम शदीद जख्मी होने का खतरा हर वक्त मौजूद रहता था। इसराइल और उर्दन भी चूंकि मिस्र ही जैसी अर्दी और जिग्राफियाई कैफियत के शामिल थे, इसलिए मुझे उम्मीद थी तिल अवीव के इस केमिस्ट के पास इन दियोकामत चूहों का कोई शाफी इलाज जरूर मौजूद होगा। शाउल कैफर के सेलमैन ने बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनी और इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला,
अभी 2 दिन पहले एक जबरदस्त माउस किलर मार्केट में आई है, आप इसको जरूर ट्राई करें। ये एक बेबू और बेजायका सफेद सफूफ है। चूहे टमाटर और हरी मिर्च को बड़े शौक से खाते हैं। आपके घर में जिन मुकामात पर चूहों की ज्यादा आमदोरफ्त हो, वहाँ इनकी मरगूब गजा को सफूफ लगा कर रखते हैं। बेबू और बेजायका होने के सबब चूहे बड़ी आसानी से दाम में आ जाएंगे। इस तरह आप उन्हें कामयाबी से शिकार कर लेंगे। इस दवा की एक हैरत अंगेज खासियत भी बता दूं। गुलाम भर को मुतवक्कफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, आम दवाओं को खाने के बाद चूहे घर भर में दौड़ते फिरते हैं और जहाँ कजा लिखी हो वहाँ पागलों और दीवानों की तरह गिर कर खत्म हो जाते हैं। अगर वो किसी भारी सामान के पीछे मौत को गले लगा लें तो उनको वहां से निकालना एक मुसीबत है। इससे भी बड़ी मुसीबत ये है कि उनकी डेड बॉडी से बड़ी नागवार बू उठकर पूरे घर में फैलने लगती है। जबकि जूना माउस किलर एक मुनफरद अंदाज में काम करती है। इसमें जिंक और नाइट्रोजन के साथ एक मखसूस पॉइजन को शामिल किया गया है। जैसे ये सफूफ चूहे के पेट में जाता है, वो वहीं चंद सेकंड के अंदर ढेर हो जाता है। उसके साथ ही उसकी डेड बॉडी में एक खास अंदाज की डीकम्पोजिशन शुरू हो जाती है। देखते देखते मुर्दा चूहे का जिस्म राख के ढेर में बदल जाता है। ना कोई नागवार बू और ना ही डेड बॉडी की तलाश का झंझट है। ना मजे की बात, केमिस्ट के सेलमैन ने बात खत्म करते सवालिया नजर से मेरी जानिब देखा तो बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, वाकई जूना माउस किलर एक हैरत अंगेज और काबिल तारीफ सफूफ है। फिर कितनी डिबिया आपको दे दूं? सेलमैन ने पूछा। मैंने एहतियातन इस्तफसार किया, एक डिबिया की क्या कीमत है? मुझे खदशा था वो शख्स मालूमात की फराहमी को भी कहीं बिल में शामिल ना कर दे, लेकिन खैरियत गुजरी और ये साबित हो गया कि तमाम यहूदी एक ही दर्जे के चालबाज और मक्कार नहीं होते, वो भी हाथ की उंगलियों की मानद ही होते हैं। सेलमैन ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, एक डिबिया 3 न्यू शैकल की है और ये कम से कम 10 तंदुरुस्त चूहों की मौत का बंदोबस्त कर सकती है। मैंने 6 न्यू शैकल अदा करके जूना माउस किलर की 2 डिबियां खरीद ली। ये दवा मजमूई तौर पर 24 चूहों की हलाकत के लिए काफी थी। मेरा चूहों के शिकार का कोई इरादा नहीं था। मैंने वो मोहलक और जुद्दसर दवा किसी और ही मकसद के लिए हासिल की थी। शाउल कैफर केमिस्ट एंड डरगेस से निकलकर हम कोशर सेंटर की तरफ बढ़ गए। कोशर सेंटर सुपर मार्केट के अंदर ही वाक़ है। आप इसे हलाल जानवरों के गोश्त का मरकज समझ ले। कोशर सेंटर में चिड़िया से लेकर ऊंट तक हर हलाल परिंदे और जानवर का गोश्त दस्तयाब होता है। मैंने 1 किलोग्राम बीफ पार्सल करवा लिया। यह बीफ बगैर हड्डी के 2 बड़े पार्चा इजात पर मुश्तमिल था, जिनमें से हर पार्चा कमोबेश आधे किलोग्राम वजन का था। कसाब ने दोनों पार्चों को बड़ी महारत से साफ करके 2 अलग अलग सेलोफीन बैग में पैक कर दिया। फिर ये ट्रांसपेरेंट पैकेट्स एक ब्राउन कागजी हैंड कैरी में रखकर मुझे थमा दिए गए। हम उस मार्केट से बाहर निकले तो रात के 9 बज रहे थे। अब वापसी का मसला दरपेश था। होटल टॉप में कदम रखने से पहले हमें डिनर से भी निमटना था, क्योंकि फिर बाहर निकलने का मूड ना होता। होटल टॉप के डाइनिंग हॉल और रेस्टोरेंट में आला किस्म का खाना दस्तयाब था, लेकिन हम दानिस्ता बाहर खाने को फोकियत दे रहे थे ताकि खुद को खलंडरे और बेपरवाह किस्म के टूरिस्ट साबित कर सके जो किसी होटल को महज एक सराय के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। डिनर के लिए हमने दी टेस्ट का इंतखाब किया। ये रेस्टोरेंट बैत नहाम के इलाके में वाक़ है। दी टेस्ट इसमें बासमी साबित हुआ। हमने वहाँ शिकम सेर होकर खाना खाया और रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। ठीक 11 बजे रात हम बैत निहाम के इलाके से वापस बिन यहूदा स्ट्रीट पहुंच गए, जहाँ होटल टॉप इस्तादा था। इसी होटल के कमरा नंबर 508 ट्विन शेयर में हमारा आर्जी क़याम था। आज दिन भर हम सफर करते रहे थे और अच्छा खासा इंग्लिश वाला सफर भी किया था। मटर गश्त और रोड मास्टरी ने हमें थका दिया था। मैंने होटल के कमरे को अंदर से लॉक किया और फ्रेश अप होने के बाद हम अपने अपने बेड पर पहुंच गए। मैंने आंखें बंद करके यूं जाहिर करने की कोशिश की जैसे सोने जा रहा हूं। ये महज इसलिए था कि सुफिया मुझे डिस्टर्ब ना करे। मैं सोने से पहले मुख्तलिफ महाजों पर झांकना चाहता था और उसके लिए मुकम्मल यकसोई की जरूरत थी। पूरा दिन ज़ाहिरी आंखें इस्तेमाल होती आई थी। अब तीसरी यानी बातनी आंख के इस्तेमाल का वक्त था। सबसे पहले मैंने अपनी जाने जिगर का तस्वुर किया। नाम आते उसके खदोखाल मेरी निगाह में खुल जाते थे। उसका हसीन मुखड़ा मेरी थर्ड आई के सामने चमका तो मैं उस रोशनी की उंगली पकड़कर उसके माहौल में उतर गया। साइलस पे दस्तूर बेडरूम नामी सोने के आरामदेह पिंजरे में मौजूद थी। वो इस वक्त अपने बेड पर दराज थी और बंद आंखें जाहिर करती थी वो या तो सो चुकी है और या फिर सोने ही वाली है। बेडरूम में 0 पावर बल्ब की मखसूस दिलगो रोशनी फैली हुई थी। मैं चंद लम्हात तक यकटुक ख्वाबीदा हुस्न का नजारा करता रहा। साहिल के सीने का 0 बम उसकी खैरियत और तंदुरुस्ती का पता देता था। मैं मुतमईन होकर उसके बेडरूम से निकल आया। दूसरा अहम आदमी रब्बी मोशी खाइमन था। उस तक बराह रास्त मेरी रसाई मुमकिन न थी, लिहाजा मैंने हर्षल खन्नान के नक्शो निगार को अपने तस्वुर में उजागर किया और थर्ड आई के तबस से उसके माहौल का हिस्सा बन गया। हर्षल बड़ा पड़ाकू और खिदमत गुजार बच्चा साबित हो रहा था। मैं जब भी उसके माहौल में पहुंचा या तो उसे रब्बी की मुट्ठी चापी में मसरूफ पाया और या फिर किसी किताब के मुताले में गर्क पाया। पता नहीं वो किस इम्तिहान की तैयारी कर रहा था।
इस वक्त भी वो एक किताब खोले उसी छोटे से कमरे में इजी चेयर पर बैठा हुआ था जहाँ उसने रब्बी को पिलाए जाने वाले दूध की स्क्रीनिंग की थी। मैंने आज सुबह इन तीनों को इसराइल उर्दन की सरहद शेख हुसैन बॉर्डर पर बहरे मुर्दार के करीब छोड़ा था। मैं ये नहीं देख सका था कि वो डेड सी के किनारे कौन सा डेडली गेम खेलने गए थे कि एक तेज और दिल खराश नुस्वानी चीख ने मुझे डेड सी के करीब से उठाकर होटल टॉप के कमरे में ला खड़ा किया था। हर्षल की अपनी मखसूस कमरे में मौजूदगी जाहिर करती थी कि रब्बी मोशी हाइमन भी इस वक्त उसी बंगले में अपने बेडरूम में बैठा होगा। हर्षल रब्बी का खास आदमी था और दुम के मानिंद रब्बी के साथ बंद कर वहीं पहुंच जाता जहां रब्बी को जाना मकसूद होता और ये मेरे लिए तकवीयत का बायस था। वैसे वहां के सेटअप से यही लगता था वो बंगला रब्बी की आमाजगाह था और मेरी साहिल को उसने अपने यहाँ अकोमोडेट कर रखा था। हर्षल के इनामा को देखकर मेरे जहन में तजस्सुस जागा के देखूं वो इतनी दिलचस्पी से कौन सी किताब का मुतालिया कर रहा है। मैं उसकी आंखों के सामने से गुजरकर मज़कूरा किताब तक पहुंच गया। शुक्र है वो इस वक्त कोई इंग्लिश तहरीर पढ़ रहा था। मैं चंद सतरें मुतालिया की तो मेरे पूरे वजूद में सनसनाहट होने लगी। वो कोई नहायत ही खुला डुल्ला नावल था। बस यही गनीमत था कि वो बात तस्वीर नहीं था, ताम उसके बाद तहरीर होने ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। मैं थोड़ी सी कोशिश के बाद उस नावल के टाइटल तक निगाह पहुंचाने में कामयाब हो गया और वहां पर मौजूद राइटर का नाम देखकर सारी बात मेरी समझ में आ गई। वो जैकी कॉलिंस का एक होशरुबा और तहरीकी नावल था। बहरशल हनान को उसके शौक में मशगूल छोड़कर वहां से रुखसत हो गया। उसके बाद मैंने बैगन की खबर ली। वो बालाई मंजिल वाले दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बैठा गपशप कर रहा था। मैं उनके माहौल से निकलकर सलमान के पास पहुंचा। वो मेरे कदमों तले यानी होटल टॉप के किचन में अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। मैंने उसके माहौल को भी खैरबाद कहा और अपने कमरे में हाजिर हो गया। उसी लम्हे मुझे नीलकरी का ख्याल आ गया। वो एक मरतबा भी मेरी थर्ड आई के तजरीबे में नहीं आ सकी थी। फिर दिल में एक और कोशिश की ख्वाहिश होगी। वो जिस नोयत की धमकी देकर गई थी उसके बाद जरूरी हो गया था कि गाहे बगाहे उसकी खबर रखी जाए। लेकिन अफसोस कि मैं उसके माहौल को छूने में नाकाम रहा। इससे मुझे कदरे मायूसी भी हुई। इंसान की ख्वाहिश बड़ी अजीबो गरीब है। इस जज्बे को किसी खास खाने में फिट करके उसके लिए कोई मुसावात या फार्मूला वदे नहीं किया जा सकता। हाँ, सुबह होटल के उसी कमरे में नीलकरी सरापे न्याज भरी मेरी करम नवाजी की मुंतजिर थी। हुरैरी तौलिये में से उसके बदन की एक खूबसूरती बाज़बान खामोशी मुझे कुछ समझाने की कोशिश करती रही थी, लेकिन मैं उसके जिस्म से निगाह चुराकर तवील खुश्क मुकालमों में मसरूफ रहा और अब महज इतनी सी बात के लिए मायूस हो रहा था कि मेरी थर्ड आई की बेकरार उंगली उसके माहौल को छूने में नाकाम हो गई थी। पता नहीं ये गुरेज और तलब का कौन सा इम्तजाज था। मैं इन लम्हात में एक ऐसे जूस के लिए मचल रहा था जिसके कल को सुबह नजरअंदाज कर चुका था। नीलकरी का ख्याल किसी बगोले के मानिंद मेरे ज़हन में चकराता रहा था और इस चकराहट के दौरान में मुझे एक शरारत सूझी। मैंने सोचा क्या नीलकरी को धोखा दिया जा सकता है। वो मुझे एक संगीन धमकी देकर गई थी। ये चेक करना चाहिए था कि वो अपने दावे में किस हद तक रासिख है। उसके अज़ाइम वही हैं जिनका वो इजहार करके गई थी, या फिर वो इमोशनल ब्लैक मेलिंग के जरिए अपने काम निकालने, अपनी बात मनवाने मेरे पास आ गई थी। इस ख्याल के साथ ही मैंने आंखें खोलकर सूफिया की तरफ देखा। इस वक्त हम दोनों होटल के कमरा नंबर 508 में बंद थे। ये एक तरह से नीलकरी की वारदात के लिए मौजूद तरीन सेटिंग थी। अगर मैं अपने और सूफिया के दरमियान मौजूद फासले को किसी तरह खत्म कर देता तो असूली तौर पर नीलकरी को अपना दावा पूरे करने के लिए सूफिया के अंदर आ जाना चाहिए था। अगर मैं अपने और सूफिया के दरमियान मौजूद फासले को किसी तरह खत्म कर देता तो असूली तौर पर नीलकरी को अपना दावा पूरा करने के लिए सूफिया के अंदर आ जाना चाहिए था। वो जो तजुर्बा करने जा रहा था वो इंतहाई खतरनाक था, लेकिन अगर मैं अपनी अदाकारी में साबित कदम रहता और उसे एक रोल प्ले समझकर प्ले करता तो नीलकरी के दावे की सदाकत और खतरनाकी को परखा जा सकता था। वैसे मुझे खुद पर इतना एतमाद था कि नीलकरी मुझ पर हावी नहीं हो सकेगी। अगर उसने वाकई मुझ तक रसाई हासिल करने की कोशिश की तो ये बात मुझसे छुपी नहीं रह सकेगी और फिर उसे मुंह की खाना पड़ेगी। अगर किसी शख्स के बदन के किसी हिस्से में कोई गोली पैबूस हो जाए तो ऑपरेशन के जरिए उस गोली को निकालना नागजीर होता है, वरना जहर फैलने के बाद जिंदगी को मौत का खतरा लाहक हो जाता है। मैंने नीलकरी का कांटा निकालने के लिए खुद को एक छोटे से सर्जिकल टेस्ट के लिए तैयार कर लिया। सूफिया सोने की कोशिश में बेकैफ करवटें बदल रही थी। मुहीन नाइटी के अंदर उसकी आदा की इज़्तिरारी जुम्बिशें बेडशीट को शिकन आलूद कर रही थी। मैं बड़े गौर से उसे देखता चला गया। बेडशीट पर शिकनों की सूरत इख्तियार करता रहा, लेकिन जब उसने कोई इत्मीनान बख्श नतीजा बरामद ना हुआ तो वो रेशमी तकिए को अपने सीने में दबोच कर नीम ऊंधी हो गई। उसकी गिरफ्त में आया हुआ तकिया मुझे बड़ी मुश्किल में दिखाई दिया। यूं महसूस होता था जैसे अब तब में उसकी सांस रुक जाएगी। वो मुकाबला गुदाज से दस्तबरदार होने के लिए सख्त बेचैन था। मैंने ठहरे हुए लहजे में उसे आवाज दी, सूफिया
हूँ, उसने ऊंधे पड़े पड़े मखमूर आवाज में एक लफ्जी जुमला जवाब दिया। मैंने पूछा, तुम अभी तक सोई नहीं हो? सोने की कोशिश ही कर रही हूँ, उसने बुझल आवाज में कहा। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें इस कोशिश में कामयाबी नहीं हो रही और मैं इसकी वजह भी जानता हूँ। क्या वजह है? उसने अपनी पोजीशन में कोई तब्दीली लाए बगैर पूछ लिया। बुजुर्गों ने कहा है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, तुमसे भूल सरजद हो रही है, तुम्हें नींद आने का सबब भी यही है। What do you mean? उसने बड़ी अदा से गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा। मैं उसके चेहरे को पूरी तरह देख ना सका। स्याह नागनों ने सूफिया के दिलकश खदोखाल को अपनी आगोश में समेट रखा था। मैंने एक लम्हे तक गहरी निगाह से उसे देखा और कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि रात को मैं तुम्हें अपने फाइनल मंसूबे से आगाह करूंगा, लेकिन तुम मेरी सुने बगैर ही बिस्तर पर दराज हो गई। आज का काम तो आज ही मुकम्मल होना चाहिए ना। ओह, मैं तो वाकई इस बारे में तुमसे पूछना भूल गई, वो चौंके हुए लहजे में बोली। फिर कदरे होशियार आवाज में कहा, मैं सुन रही हूँ, बताओ तुमने क्या फाइनल किया है। मैं समझ रहा था वो बात खत्म करते ही उठकर बैठ जाएगी और पूरी तवज्जो से मेरी तरफ देखने लगेगी, लेकिन उसने मेरी तवक्को पूरी नहीं की। वो तकिए को गिरफ्त में रखते हुए बिस्तर पर लेटे लेटे ही मेरी बात सुनना चाहती थी। मैंने कहा, इतनी दूर से कैसे बताऊं, मेरे पास आ जाओ। उसने यकलख्त गर्दन उठाकर हैरत भरी नजर से मुझे देखा। मैंने उसकी आंखों और चेहरे पर बेयकीनी को उलझन के साथ गुथा पाया। यूं महसूस होता था जैसे उसे एतबार ना हो कि मैं उसे अपने पास बुला रहा हूँ। वो मेरे बुलावे को शायद अपनी समात का धोखा समझी थी। वो चंद लम्हा तक मुतअज्जब अंदाज में मुझे तकती रही, फिर उसके होंठों पर बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट खेलने लगी। इस मुस्कुराहट में दिलकश आजमाइश भी शामिल थी। उसने बड़ी लगावट से कहा, तुम आ जाओ ना। मैं खामोशी से उठा और सूफिया के बिस्तर पर पहुंच गया।